नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, कल ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान, 26 जनवरी की जोरदार तैयारियां। बदायूं में महिला के साथ निर्भया जैसी हैवानियत, पुजारी पर आरोप। चांदनी चौक के हनुमान मंदिर टूटने पर बीजेपी आप में तकरार। ठाकुर ब्रांड का जूता बेचने वाला मुसलमान था, इसलिए भेजा जेल। बर्ड फ्लू को लेकर दहशत, कई राज्यों में हो रही पक्षियों की मौत। तो ये थी आज की खास खबरें और अब इसके बाद समय है खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले दो छोटी गुजारिशें। पहली तो ये कि सत्यहिंदी.com को आपके सहयोग की ज़रूरत है। सत्यहिंदी.com किसी कारपोरेट की फंडिंग से नहीं चलता है, विज्ञापनों से नहीं चलता है और न ही सरकारों से वो कोई धन लेता है। ये पत्रकारों का एक अपना कहना चाहिए मुहिम है, स्वतंत्र पत्रकारिता की, और इसमें आपसे आर्थिक सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। तो कृपया स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए सत्य हिंदी के साथ जुड़ें, उसकी सदस्यता ग्रहण करें। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपने मनपसंद की सदस्यता चुन लीजिए। दूसरी गुजारिश ये है कि सत्यहिंदी.com का ऐप आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए या तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन के साथ उसकी भी एक लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करके आप ऐसा कर सकते हैं। हमें उम्मीद है, यकीन है बल्कि, कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की खास खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने अब जोरदार हुंकार भरी है। किसान 26 जनवरी को दिल्ली में बड़ी ट्रैक्टर परेड निकालने जा रहे हैं। इससे पहले 7 जनवरी को इसका रिहर्सल करके किसान केंद्र सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। हरियाणा के कई जिलों में भारतीय किसान यूनियन की ओर से महिलाओं को ट्रैक्टर चलाना सिखाया जा रहा है, जिससे वे ट्रैक्टर परेड में हिस्सा ले सकें। इससे पहले ये महिलाएं भी ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर 7 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली में भाग लेंगी। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार को 26 जनवरी तक इस मसले का हल निकालना ही होगा, वरना गणतंत्र दिवस के मौके पर हालात बिगड़ सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने किसान आंदोलन को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि अभी भी हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। अदालत ने कहा है कि इन सभी याचिकाओं पर 11 जनवरी को सुनवाई की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि वो किसानों की स्थिति को समझती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का रवैया दिखाया है वो थोड़ा सा उम्मीद पैदा करता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पिछले 4-5 सालों में जो रवैया रहा है और हाल के 1-1.5 साल में खास तौर पर उसमें कौन सा पेंच जुड़ा हुआ है ये कहना मुश्किल है। फिर भी ये तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, इससे कोई उम्मीद नहीं बनती है। और किसानों का भी आकलन यही है कि सरकार एक के बाद एक बातचीत के दौर चला रही। 7 राउंड हो चुके हैं, 8 तारीख को एक और राउंड की बातचीत है और वो निराश भी होते जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का रवैया कानून को वापस लेने वाला नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब उनकी ये समझ में आ गया कि जब तक दबाव बढ़ाया नहीं जाएगा, जब तक और ज़्यादा आंदोलन में की गर्मी को बढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक ये सरकार हिलने डुलने वाली नहीं है। तो ट्रैक्टर रैली, गणतंत्र दिवस पर परेड निकालने का जो ऐलान है वो इसी दिशा में बड़ा कदम है। और ये चारों तरफ से जो ट्रैक्टर की कहना चाहिए रैलियां आएंगी और दिल्ली में एकजुट होंगी, दिल्ली में परेड निकलेगी, वो एक बहुत बड़ा दृश्य होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी खबर भी होगा। ये इसका एहसास शायद सरकार को होना चाहिए। तो एक दबाव बनाने की कोशिश किसान कर रहे हैं, अपने आंदोलन को और मजबूती के साथ खड़ा करके और ज़्यादा उसको तेज करके, उसकी आंच बढ़ाकर। अब देखना यह है कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहती है या कोई बीच का रास्ता निकालने में के लिए उत्सुक होती है, आगे बढ़ती है। अगली खबर लेते हैं। यूपी के बदायूं में महिला के साथ निर्भया जैसी हैवानियत का मामला सामने आया है।
पूजा करने गई 50 वर्षीय आंगनबाड़ी सहायिका की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। अभियुक्तों में मंदिर का पुजारी और उसके 2 सहयोगी हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। 50 साल की एक आंगनबाड़ी सहायिका 3 जनवरी की शाम को पूजा करने मंदिर में गई थी, लेकिन वहां से लौटकर वो अपने घर नहीं आ सकी। पीड़िता के बेटे का कहना है कि मंदिर के पुजारी 2 लोगों के साथ उनकी मां का शव लेकर आए और बिना कुछ बताए शव छोड़कर चले गए। पीड़िता के परिवार वालों ने पुजारी पर बलात्कार और हत्या के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस वालों ने समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की। करीब 18 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है, यानी इसमें जानबूझकर देरी की गई। पुलिस को इस कांड की जानकारी सोमवार को ही दे दी गई थी, लेकिन उसने बहुत बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं मंदिर के पुजारी सत्यनारायण दास ने पुलिस से कहा है कि वो महिला मंदिर परिसर स्थित कुएं में गिर पड़ी थी। उसकी चीख पुकार सुनकर वे वहां गए और 2 लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला, लेकिन महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की न केवल पुष्टि हुई है, बल्कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पीड़िता के यौनांग में चोट के निशान थे और उसके दोनों पैर टूटे हुए थे। तो बहुत ही कहना चाहिए कि दर्दनाक हादसा है कि उस महिला के साथ गैंगरेप हुआ और उनके साथ लगभग वही हरकत की बलात्कारियों ने, गैंगरेप करने वालों ने, जो निर्भया के साथ हुआ था। उनके यौनांग में प्रहार किए गए। तो ये एक बहुत ही भयानक किस्म का अपराध है और जिसके बारे में वहाँ की पुलिस ने 18 घंटे तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की। ये उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन का चेहरा बेनकाब करती है। ये घटना और हाथरस की घटना हम भूले नहीं हैं। इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं। जब पुलिस अपराधियों के साथ मिल जाती है, अपराधियों को बचाने की कोशिश करती है और जो पीड़ित हैं उनके साथ खड़ी नहीं होती, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करती, जब तक कि बहुत ज़्यादा दबाव न पड़ जाए। अब 2-3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इससे कोई ठोस मैसेज पुलिस को नहीं जाता, क्योंकि जो राजनीतिक नेतृत्व है उसमें वो दृढ़ता नहीं दिखती अपराधों को रोकने वाले में। भले ही योगी बार बार ये दोहराते रहें कि उन्होंने कानून व्यवस्था को ठीक कर दिया है, लेकिन अपराध रुक नहीं रहे हैं, अपराध लगातार हो रहे हैं और अपराध तो खैर होते रहेंगे, लेकिन जो पुलिस की भूमिका है वो नहीं बदल रही है। जाहिर है कि ऊपर से पुलिस को खुली छूट मिली हुई है, मामले न दर्ज करने के लिए कहा गया होगा, क्योंकि जब मामले दर्ज होंगे तो उनकी संख्या बढ़ेगी, अपराधों की संख्या सही मायनों में लोगों के सामने आएगी। तो अपराधों को छुपाने की एक प्रवृत्ति इस सरकार में है, ज़्यादातर सरकारों में होती है, ये सरकार भी वही कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बदली है, पुलिस का चरित्र नहीं बदला है, सरकार का चरित्र नहीं बदला है और प्रशासन भी उसी तरह की भूमिका अदा कर रही है। तो ये पूरा ये जो दर्दनाक हादसा है, जो विभत्स हत्या ये कांड हुआ है, इसकी जितना भी निंदा भर्त्सना की जानी चाहिए, लेकिन इसके परे भी देखा जाना चाहिए कि वो कौन सी राजनीति है, वो कौन सी सरकार, कौन सा प्रशासन, किस तरह का तंत्र है जो इस तरह के मामलों को रोकने के लिए कतई संकल्पबद्ध नहीं लगता है और न केवल नहीं रोकता बल्कि अपराधियों के साथ भी खड़ा हो जाता है। अगली खबर लेते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित हनुमान मंदिर के टूटने के मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दोनों एक दूसरे पर मंदिर के टूटने के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने चांदनी चौक में प्रदर्शन करके मामले को गरमा दिया है, लेकिन देखना चाहिए कि पूरा मामला क्या है। चांदनी चौक में दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग पुनर्विकास का काम कर रहा है और इसमें आड़े आ रहे धार्मिक ढांचों और दूसरी चीजों को हटाकर रास्ते को समतल किया जा रहा है। वर्षों पुराना हनुमान मंदिर भी अतिक्रमण था और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर ही इसे हटाया गया। इस बात को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अफसरों ने भी कहा है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा है कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता उत्तरी दिल्ली नगर निगम में पार्षद हैं। इसी निगम ने हाईकोर्ट में कहा कि वो मंदिर तोड़ने के लिए तैयार है। इस निगम में बीजेपी सत्तारूढ़ है, इसलिए बीजेपी ही
मंदिर टूटने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि 23 अक्टूबर 2019 को लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि नगर निगम और दिल्ली पुलिस मंदिर को हटाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसलिए नगर निगम को यह आदेश दिया जाए कि मंदिर को वहां से हटाया जाए, क्योंकि चांदनी चौक के पुनर्विकास में ये मंदिर बाधा बन रहा है। बीजेपी के आरोपों के जवाब में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मार्लेना कहती हैं कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि निगम की पूरी तैयारी मंदिर को तोड़ने की है और ये मंदिर अतिक्रमण की तरह है। आदेश गुप्ता द्वारा दिल्ली सरकार की धार्मिक कमेटी को इसके लिए जिम्मेदार बताने पर मार्लेना ने कहती हैं कि धार्मिक कमेटी ने कहा था कि मंदिर वहीं पर रहना चाहिए और ये बात हाई कोर्ट के आदेश में भी है। तो यह मामला ये है कि अगर आम आदमी पार्टी की जगह कोई दूसरी सरकार होती तो आज बीजेपी के तेवर कुछ और होते और वो हमला कर रही होती, और अगर बीजेपी फंसी ना होती तो इसे सांप्रदायिक रूप देने में क्षण भर भी देरी नहीं लगाती, क्योंकि नॉर्थ दिल्ली में जो एमसीडी है उस पर बीजेपी का कब्जा है, उसके इलाके में ये सब आता है, तो वहाँ मंदिर तोड़ा गया है, हिंदू मंदिर तोड़ा गया है, तो अब इसको सांप्रदायिकरण तो किया नहीं जा सकता है। तो अब अपनी गर्दन बचाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और कोर्ट के आदेश में साफ साफ लिखा है। मूल बात यह है कि जहां अतिक्रमण हुआ है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मजार हो, कोई भी धार्मिक स्थल अतिक्रमण करके बनाया गया है उसको हटाया जाना चाहिए। और ऐसा देश में बहुत जगह हुआ है। गुजरात में खुद नरेंद्र मोदी की सरकार ने हजारों इस तरह के अवैध कब्जे अतिक्रमण वाले जो धर्म स्थल थे उनको हटाया था। बनारस में भी हटाए गए और बहुत सारे शहरों में हटाए गए। तो यहाँ भी इस पर कोई बवाल खड़ा नहीं किया जाना चाहिए और इसे माना जाना चाहिए कि शहर के विकास के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं और उसी आधार पर इसे किया गया है। इसे तूल नहीं देना चाहिए, इसे धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए, सांप्रदायिकता का खेल इसके आधार पर नहीं खेला जाना चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। बुलंदशहर पुलिस ने काफी फजीहत के बाद ठाकुर लिखा जूता बेचने वाले दुकानदार नासिर को छोड़ दिया है। पुलिस ने धार्मिक भावना भड़काने की धारा भी हटा ली है। सड़क किनारे ठिया लगाकर जूता बेचने वाले नासिर को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था कि जूते के तल्ले पर ठाकुर लिखा था। उस पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने सहित कई धाराएं भी लगा दी गई थी। नासिर का दावा था कि उसे नहीं पता था कि जूते पर कोई जाति लिखी है। जूते बेचने वाले का कसूर सिर्फ इतना था कि उसका नाम नासिर है और साथ में वो अनपढ़ भी है। वो तो सड़क पर पलंग बिछाकर साप्ताहिक मंगल बाजार में जूते बेच रहा था। उसे क्या मालूम था कि वो जिन जूतों को बेचकर अपने परिवार का पेट भरता है वही जूते उसके सिर पर पड़ने की नौबत आ जाएगी। इतना ही नहीं, उसे सलाखों के पीछे जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। मामला बुलंदशहर के गुलावटी कस्बे का है, जहां बजरंग दल के एक नेता ने ध्यान दीजिएगा, बजरंग दल के एक नेता ने न केवल हंगामा किया बल्कि अपनी हनक दिखाते हुए उसे गिरफ्तार भी करवा दिया था। लोग कह रहे हैं कि यह भी सच है कि अगर कोई ठाकुर ही बेच रहा होता ये जूते तो बजरंग दल के नेता ठाकुर साहब को जूते का तला दिखाई भी नहीं देता। मालूम हो, ठाकुर ब्रांड के जूते प्रमुख ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स साइटों पर भी उपलब्ध है और सोशल साइट्स पर भी ठाकुर ब्रांड के जूते मौजूद हैं। आगरा की एक शू कंपनी ठाकुर ब्रांड के जूतों का निर्माण करा के बेचती है। कभी इस ब्रांड पर किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया है। तो जगह जगह संघ परिवार के विभिन्न संगठन घूम रहे हैं कि कैसे किसी मुसलमान को किसी ऐसी चीज में जोड़कर देख लिया जाए या फंसा दिया जाए ताकि एक सांप्रदायिक रंग दे दिया जाए। ठाकुर ब्रांड के जूते एक आगरा की कंपनी बनाती है, हर जगह बिकते हैं, हमेशा से बिकते रहे हैं, लेकिन वो बेचारा नासिर जो अनपढ़ है और अपने परिवार का पालन पोषण जूते बेचकर करता है, उसको उठवा दिया गया बजरंग दल के कार्यकर्ता के द्वारा, नेता के द्वारा, जेल भेज दिया गया। उस पर गंभीर धाराएं भी लगा दी गई। पुलिस ने भी दबाव में ऐसे, चूंकि गुंडे अब खुलेआम घूमने लगे हैं और इन गुंडों को सरकार का, बीजेपी की पार्टी का संरक्षण मिल रहा है, इसलिए उनकी धौंस, उनकी हनक चलती है और पुलिस उनकी बातें सुनती है, उनके आधार पर कार्रवाई करती है। तो उसने इस मामले में भी यही किया। तो पुलिस का चरित्र सांप्रदायिक हो चुका है। सांप्रदायिकता उत्तर प्रदेश के पूरे प्रशासन, सरकार में
घुस चुकी है, जड़ें जमा चुकी है और ये चुन चुन कर मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है कि कैसे उनको सताया जाए, कैसे उनको प्रताड़ित किया जाए, कैसे उनको बदनाम किया जाए। तो ठाकुर ब्रांड का जूता कोई ठाकुर ही बनाए और ठाकुर बेचे तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी मुसलमान ने धोखे से उस ब्रांड के जूते को बेच रहा है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो हिंदुत्ववादी मानसिकता है जिसमें घृणा और हिंसा कूट कूट कर भर दी गई है, उसका एक नज़ारा। तो ये चिंता की बात है क्योंकि ये लगातार बढ़ती जा रही है और हमारी जो राज्य सरकारें हैं, ख़ासतौर पर जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, वो इनको रोकने के बजाय इनको प्रोत्साहित कर रही हैं। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में ये हम देख रहे हैं और भी जहाँ कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है वो भी वही कर रही है। अगली खबर लेते हैं। कोरोना महामारी से उबरने की कोशिशों के बीच ही बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा में कई पक्षियों की इस फ्लू के कारण मौत हो चुकी है। एहतियात बरतते हुए पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड सहित कई राज्य अलर्ट पर हैं। कांगड़ा के पांग डैम में 2300 से ज्यादा पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण हो चुकी है। राज्य सरकार ने कांगड़ा जिले के कुछ इलाकों में मुर्गों के बेचने, खरीदने और मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुर्गों से जुड़े उत्पाद और मछलियों को लेकर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को सतर्क रहने और हालात पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। केरल के वन मंत्री के राजू ने कहा है कि राज्य के कोट्टायम और अलप्पुझा में बर्ड फ्लू के मामले आए हैं और 12,000 से ज्यादा बत्तखों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के झालावाड़, भरतपुर, नागौर, जैसलमेर, कोटा में प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी लगातार कौवों की मौत हो रही है और ये आंकड़ा 500 के पार पहुंच चुका है। बता दें कि बर्ड फ्लू के लक्षणों में पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द होता है, निमोनिया और सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में खराश, कफ, आंखों में सूजन, दर्द, गले में सूजन, नाक का बहना और दस्त लगना आदि शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे वक्त में मांस या अंडों का सेवन न करें और कतई न करें। तो एक नई बीमारी इस कोरोना के बीच में आ गई है और एक और संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। जाहिर है कि सावधान रहने की ज़रूरत है, अंडे और मांस से परहेज करने की ज़रूरत है। जब तक ये बर्ड फ्लू है तब तक अपने पर नियंत्रण रखिए, इनका सेवन मत कीजिए। बर्ड फ्लू कोई नई बीमारी नहीं है, बार बार आती रहती है, कई बार आ चुकी है, विभिन्न देशों में आती रहती है, लेकिन नए किस्म का इसमें जो वायरस है वो थोड़ा घातक ज़्यादा है, इसलिए और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये पक्षियों को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है लेकिन मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए इसे हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एक के बाद एक इस तरह के संक्रमण का सामना कर रहे हैं और ये बता रहा है कि हमने अपनी प्रकृति के साथ, हमने अपने पर्यावरण के साथ किस तरह से छेड़छाड़ की है जिससे इस तरह की बीमारियां बार बार पैदा हो रही हैं। तो कई स्तरों पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि इनका मांस का भक्षण न करें, पक्षियों को न खाएं और ना ही उनके अंडे का सेवन करें। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और जो शुरू में 2 गुजारिशें मैंने की थी उनका ध्यान रखेंगे। तुरंत satyhindi.com का ऐप डाउनलोड करेंगे और इसके सदस्य बनने के लिए आप कदम उठाएंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।